नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के पलायन के मामले पर सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने आदेश सुरक्षित रखते हुए मंगलवार 9 जून को आदेश देने की बात कही। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों को भी निर्देश जारी कर 15 दिनों के भीतर श्रमिकों को गृह जनपदों में भेजने की बात कही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। देश कोरोना महामारी की चपेट में है और ऊपर से है लॉकडाउन। ऐसे में लॉकडाउन का सबसे बुरा असर उन लोगों को उठाना पड़ा जो मध्यम वर्ग से हैं। सही सुना आपने, जिन कामगारों और मजदूरों की बदौलत पूरी दुनिया खड़ी है, आज वे ही खुले आसमान के नीचे सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर हैं। पिछले कई दिनों से केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना से बचने के लिए कई नियम कानून बना रहे हैं। उन सभी नियम कानूनों के बीच देश का मजदूर पिसता चला जा रहा है और यह सिलसिला अभी तक जारी है और इसका गवाह खुद वो मजदूर है। हालांकि अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इन मजदूरों को जल्द से जल्द घर भेजने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है और पूछा है कि आखिर अब तक इन मजदूरों को अपने गृह जनपदों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। इस मामले में केंद्र की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमने हलफनामा दाखिल कर दिया है। विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को उनके राज्य तक पहुंचाने के लिए 4270 श्रमिक ट्रेनें तैनात की गई हैं। इसमें यूपी ने 1625 ली हैं। अधिकतम ट्रेनें उत्तर प्रदेश या बिहार में समाप्त हो रही हैं। हम राज्य सरकारों के संपर्क में हैं। केवल राज्य सरकार ही इस अदालत को बता सकती है कि कितने प्रवासियों को अभी स्थानांतरित किया जाना है और कितनी ट्रेनों को फिर से चलाया जाएगा। मुख्य सचिवों को भी पत्र भेजा गया है। आखिर में पूरी सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जनपदों पर भेजने के लिए राज्य सरकारों को 15 दिनों का वक्त दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त लहजे में कहा कि सभी राज्य रिकॉर्ड पर बताएं कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे। प्रवासियों का पंजीकरण भी होना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर मंगलवार 9 जून को विस्तृत आदेश जारी करेगा और मजदूरों को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को जल्द से जल्द इन मजदूरों को गृह जनपदों तक पहुंचाने की चुनौती होगी। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। मजदूरों की दुर्दशा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से सवाल करे और उन्होंने कहा है कि इतने दिन हो चुके हैं पहले लॉकडाउन के बाद में और अब तो अनलॉक 1 का फेज शुरू हो चुका है। उसके बाद भी अभी भी प्रवासी मजदूर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं और इस समय भी हो रही है तो सिर्फ राजनीति। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सख्त लहजे में सभी राज्य सरकारों को कहा है कि 15 दिन के भीतर इन प्रवासी मजदूरों की, श्रमिकों की समस्या खत्म होनी चाहिए। तो वहीं इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े। शेखर, अक्सर ये देखा गया है कि भले ही केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, जब किसी भी मुद्दे पर राजनीति शुरू हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, कई राज्यों में अन्य जो केंद्र में जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी सरकारें हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा मुद्दा जो राष्ट्रीय होता है उस पर एक प्रकार की राजनीति शुरू हो जाती है बजाय उस मुद्दे का साथ में बैठकर हल निकालने के। तो अक्सर ऐसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। तो क्या हम ये मान लें कि हमेशा जो भी राष्ट्रीयकृत मुद्दे होंगे उन पर कभी भी केंद्र और राज्य सरकारों में आपस में नहीं बन सकती और सुप्रीम कोर्ट को ही संज्ञान लेना पड़ेगा और उसे ही फटकार लगानी पड़ेगी और तभी राज्य सरकारें काम करेंगी? शेखर, उमंग, देखिए इसके दो पहलू हैं जी। राज्य और केंद्र के बीच की जो राजनीति है, अगर मतलब समान पार्टी की सरकार वहां पर नहीं है जी, तो इसमें दो राय नहीं है कि जमकर राजनीति होती है। केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकारें अपने नाम दे करके और चलाती हैं। कई बार उस केंद्र सरकार की आलोचना करती हैं कि सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, इस तरीके से। और कमोबेश यही कुछ हुआ है। शुरुआत में एक समरसता जरूर बनी रही, या जो स्थिति की भयावहता थी कोरोना और लॉकडाउन को लेकर के, उसमें थोड़े दिन तक तो मामला उस तरीके से शांत रहा जैसा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चीजें आगे बढ़ी, जब राज्यों के ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगी,
तो उस समय पर हमने देखा कि केवल केंद्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश का मान लीजिए जो मजदूर राजस्थान में फंसा है या छत्तीसगढ़ का कोई आदमी तेलंगाना में फंसा है, तो वहां की राज्य सरकारों ने एक तरीके का उपेक्षित बर्ताव शुरू कर दिया और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। ये भी बात सही है कि इस बीच में हिंदुस्तान में धार्मिक कामकाज जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। आप देखिए, भूख से मौत उस तरीके से नहीं हुई है और ऐसी भी सूचनाएं कम ही आई हैं कि लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है या कुछ। हम लोगों ने भी तमाम जगहों से, जैसे जो समाज सेवी जी बिल्कुल शेखर, आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि खुद केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि किसी भी राज्य के द्वारा अगर प्रवासी मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए ट्रेनों की मांग की जाती है तो वो तुरंत प्रभाव से बिना किसी देरी किए उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। तो इस पर भी अगर हम बात कर ले उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, उत्तराखंड की, महाराष्ट्र की, जहां इस समय महाराष्ट्र की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो वहां पर इस समय सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण है, पूरे देश में नंबर 1 पर चल रहा है। और लगभग राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर यानी, और बात करें मायानगरी मुंबई की, तो इन 2 प्रमुख शहरों में, एक है देश की राजधानी और एक है देश की आर्थिक राजधानी, इन दोनों शहरों में बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर से लोग आते हैं और सबसे ज्यादा समस्या भी इन्हीं दोनों शहरों में देखने को मिल रही है। शेखर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की स्थिति रही है, जिस तरीके की स्थिति बनी है, उसमें कतई ये बात इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़ी जगहों पर जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बढ़कर के लेनी चाहिए थी, वहां पर लोग पीछे हट गए और उसका खामियाजा बहुत सारे मजदूरों ने भुगता। अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है उस पर मैं आता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से याचिका डाली गई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और सॉलिसिटर जनरल ने अपनी सरकार की तरफ से बात रखी है। देखिए, हर चीज का एक सिस्टम बनाने में समय लगता है जी, और उस सिस्टम को बनाया है केंद्र सरकार ने, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया। 4-5 हजार ट्रेनें देश भर में, पहले तो लॉकडाउन में सब कुछ रोक दिया गया, फिर धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से उनको आगे बढ़ाया गया, फिर एक ही रूट पर, चूंकि कोई संचालन नहीं था, कोई टीम नहीं थी, लोग नहीं थे, रेलवे की मशीनरी बहुत बड़ी मशीनरी है जी, 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं उसके। तो उस सिचुएशन में जो लोग ट्रैक पर काम करने के लिए आने वाले थे या जो सिग्नल वाले लोग थे, वो सब लोग धीरे धीरे करके या कम स्टाफ करके और उस तरीके से बुलाया गया, चीजें शुरू हुई। उसमें कुछ वक्त लगा, लेकिन वो भी पेशेंस हमें राज्यों की ओर से देखने को नहीं मिला और उन सब का खामियाजा रहा कि अंततोगत्वा इस तरीके की एक पिटीशन फाइल हो गई कि साहब राज्य और केंद्र सरकारें जो है वो गरीबों की, मजदूरों की मदद नहीं कर पा रही। अच्छा, गरीब और मजदूर एक जो शब्द हैं, ये बहुत बड़ा चंक है हिंदुस्तान का। मतलब आप ये मान लीजिए कि 1/3 आबादी या 1/4 आबादी मजदूर या श्रमिकों की, या आधी आबादी आप मान लीजिए इस तरीके से 50%, मोर देन 50% लोग लेबर या श्रमिक के उसमें लगे हुए हैं। तो ये एक चंक है और चंक जो है वो जैसे ही सुनता है कि भैया मजदूर, अच्छा हम भी तो मजदूर हैं, हमारी बात कर रही है फलानी पार्टी जी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें पॉलिटिसाइज होना शुरू हो गई हैं। जब पॉलिटिसाइज होती है कोई चीज तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं हिंदुस्तान में जो कि जाति, धर्म, वर्ग से आगे बढ़कर के इस तरीके से वोटों के चंक को हासिल करने की कोशिश करती हैं और यही कुछ हुआ। उनमें से फिर अदालत में भी जो इस तरीके के मामले पहुंचते हैं उसमें हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो लोग इस तरीके की PIL डाल रहे हैं, इस तरीके की याचिका डाल रहे हैं, कहीं वो किसी पार्टी से एफिलेटेड तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों के कोई पॉलिटिकल मोटिव हो या उनको फंडिंग की गई हो कि आप इस तरीके की PIL डालिए और अदालत से फैसला निकले, सरकार की छीछा लेदर हो। तो खैर हमारी अदालतें इतनी सक्षम है कि वो इन सब चीजों का भी गौर करती हैं, लेकिन अब क्योंकि बात बात पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो चीज उस न्यायपालिका के दायरे से बाहर है, जिसके लिए कार्यपालिका हमारी बनाई गई है, जिसके लिए हमारी विधायिका बनाई गई है, अगर उसमें लगातार हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस हो रहा है तो फिर हमारे मन में भी ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर तीनों के जब काम डिफाइन हैं तो फिर या तो कोई आदमी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है और इसलिए न्याय के लिए अदालतों में पहुंचा है, या फिर अदालतों को इस तरीके से एंगेज किया गया है कि वो दूसरी चीज में आकर के दखलंदाजी करें और उससे जो कुछ भी क्रक्स निकले या जो कुछ भी मौके पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए रास्ते बनते दिखाई दें, उस पर पॉलिटिकल पार्टीज दौड़ें। तो कुल मिलाकर के अभी का जो ये सीन है वो इस तरीके से, ये ठीक बात है कि बहुत सारे लोगों को मदद की अभी भी दरकार है,
सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हम उसको नकार नहीं सकते, ये दूसरा पहलू है। और तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से इस मामले को अदालत में ले जाया गया है और अदालत इस पर संज्ञान ले रही है, वो काबिले तारीफ है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति भी हमें समझनी होगी। बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा, इसके पीछे की राजनीति भी समझनी होगी, क्योंकि ये राजनीति का ही परिणाम है कि अभी तक कई मजदूर अपने घर तक पहुंच भी नहीं पाए और उनमें से कई तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। खैर, हमारे साथ में उत्तराखंड से महावीर नेगी जी भी जुड़े हैं। महावीर जी, जिस प्रकार से अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी एक बहुत लंबे समय से पलायन की एक समस्या थी। उत्तराखंड सरकार ने इस पलायन को रोकने के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन जैसे ही ये कोरोना महामारी आई, लॉकडाउन लगा, तो अपने आप लोग वापस आने लगे अपने अपने गृह राज्यों की तरफ। हालांकि नतीजा इसका जितना हमने सोचा था उसका बहुत ही उल्टा निकला और उत्तराखंड राज्य, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां पर कोरोना के मामले बहुत कम थे, तेजी से अब मामले वहां पर बढ़ते चले गए। फिर कोरोना की ये समस्या तो चल ही रही थी, नंबर्स बढ़ ही रहे थे। अब ऐसे में तमाम राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगती है कि आपने अपने गृह राज्य में वापस पहुंचे प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या कुछ आपने कागज पर उतारा है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए, क्योंकि तमाम राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग वापस आए हैं, हम उनके लिए ये योजना बना रहे हैं, हम वो योजना बना रहे हैं, इतने हजार लोगों को पंजीकृत कर दिया गया है, नरेगा योजना, तमाम तरह की बातें। क्या कुछ कहना चाहेंगे महावीर जी इस पर? देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है कि अगर मैं पर्टिकुलर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जो पलायन की समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या थी। हालांकि कोरोना ने रिवर्स पलायन को बहुत बड़ी संख्या में रिवर्स पलायन हुआ है और लोग जो हैं दूसरे राज्यों से लौट कर वापस उत्तराखंड आए हैं, लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो रिवर्स पलायन होकर हर वर्ग से लोग वहां पहुंचा है, राज्य में पहुंचा है, तो उसको कैसे रोका जाए। हालांकि इसके लिए सरकार ने 2 समितियां बनाई है। एक अधिकारियों के पूर्व मुख्य सचिव है इंदु कुमार पांडे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी है बाकायदा, और वो इस चीज को लेकर अध्ययन कर रही है कि आखिर इसको रिवर्स पलायन को, जो श्रमिक जो लोग उत्तराखंड वापस पहुंचे हैं, उनको कैसे यहाँ पर रोका जाए और उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाए या उनको लिए रोजगार के क्या साधन किए जाएं। ये तमाम तरह की चीजें ये एक समिति सरकार ने मंत्रियों की समिति बनाई है, जिसमें कि मंत्री बाकायदा इस समिति की मॉनिटरिंग करने के साथ साथ जो दूसरे पहलू हैं उनको भी समीक्षा करेगी, उनकी भी जांच परख करके सरकार को एक तरह से अपना सुझाव देगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं उमंग कि इस मुद्दे को लेकर जो है उत्तराखंड में पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो काफी गंभीरता से लिया जा रहा है और इसके लिए कई योजनाएं बनाई गई। अभी बाकायदा कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की है और उसमें ऑनलाइन आवेदन करके बाकायदा आप ऋण ले सकते हैं और ऋण लेने के साथ साथ जो अपना स्वरोजगार है, जो स्थानीय उत्पाद हैं, उसके साथ साथ अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं और उसके लिए बाकायदा एक अच्छी खासी 25% तक की सब्सिडी इसमें क्लाइंट को दी जा रही है। तो ये तमाम तरह के जो पहलू हैं उन पर विचार किया जा रहा है और तमाम तरह के, और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में तकरीबन 1 लाख से भी अधिक जो है लोग वो रिवर्स पलायन होकर आए हैं। और ये ऐसे में अगर ये सवाल उठता है कि राज्य सरकार जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं अपने आने वाले जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं या दूसरे वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था करें, तो कहीं ना कहीं अभी बहुत बड़ी चुनौती राज्यों के लिए भी होने वाली है, क्योंकि इस पर जहां तक राज्य सरकार है, राज्य सरकार एक तो राजनीतिक दबाव यहां पर एक तरह से झेल रही है, दूसरा उन श्रमिकों, उन लोगों के लिए जो राज्य में लौटे हैं उनके लिए, क्योंकि जो लोग रिवर्स करके अपने राज्य में लौटे हैं वो कहीं ना कहीं स्किल्ड जो है वो स्किल्ड रोजगार वाले लोग थे, तो वो स्किल्ड, उस तरह का स्किल्ड क्या उत्तराखंड दे पाएगा या वो संबंधित राज्य दे पाएगा कि वहां पर वो लोग, उनको रोजगार मिले और दोबारा से वहां पर जो वो लोग हैं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। दूसरी बात यह है कि जहां तक जो ये लोग थे जो रिवर्स होकर वापस आए हैं, उनके वापस आने से आर्थिकी जो है, राज्य की आर्थिकी, मैं पर्टिकुलर उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि जो लोग वापस आए हैं, क्योंकि वो लोग कहीं काम करते थे, बाहर के राज्यों में काम करते थे, तो वहां से पैसा उत्तराखंड भेजते थे, लेकिन जिससे कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी एक मजबूती मिलती थी, और वो क्योंकि लोग वापस आ गए हैं तो वो पैसा आना बंद हो गया है और इससे अर्थव्यवस्था राज्य की भी डाउन हुई है। तो ये एक चुनौती और सरकार के सामने है।
तो तमाम तरह की चुनौतियां फिलहाल सरकार के सामने हैं। और फिलहाल अभी अगर हम पर्टिकुलर बात करें इस कोरोना महाकाल में, तो यहाँ पर सरकारें प्रयास कर रही हैं और इन प्रयासों के परिणाम कब तक सामने आएंगे ये एक बहुत बड़ी बात होगी, और कब तक सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी उमंग, क्योंकि ये प्रयास किए जा रहे हैं और इनको जमीन पर उतारना, और क्योंकि हमने देखा है कि सरकारों की योजनाओं में किस तरह के जो पेच होते हैं और किस तरह की राजनीति होती है, वो तमाम तरह की बातें किसी से भी छुपी नहीं है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इन प्रयासों का जो राज्य सरकार प्रयास कर रही है, उन प्रयासों के परिणाम कब तक आते हैं और किस तरह के परिणाम सामने आएंगे। उमंग, बिल्कुल महावीर जी, आपने सही कहा। ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो प्रयास तमाम राज्य सरकारें कर रही हैं, भले ही वहां पर किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और कई राज्य सरकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन का समय मांगा है। खैर, रुक कर लेते हैं राजस्थान की ओर। वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े। रमेश जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अब तमाम राज्य सरकारों ने जो उनसे समय मांगा था वो समय उन्हें दिया गया है और 15 दिन का ये समय दिया गया है। 15 दिन के समय में सभी राज्य सरकारों को ये बताना होगा डिटेल में कि अब तक कितने लोग उनके वापस आ चुके हैं, कितनों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो चुकी है और आगे अब आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं, कैसे आप इन्हें रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे। और इसी बीच एक खबर आती है बिहार से, पश्चिम बंगाल से, जहां पर प्रवासी मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। कई राज्यों ने तो उनको पहले लेने से मना ही कर दिया था। उसके बाद में जब उन्हें प्रशासन का डर लगा या फिर कोर्ट का डर लगा, केंद्र सरकार का डर लगा, तब जाकर उन्होंने वापस उन मजदूरों को लिया और अपने इस फैसले की उन्होंने बकायदा सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी। बिहार से ऐसा मामला सामने आया था। खैर, राजस्थान की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी अच्छी पहल यहां पर की और साथ ही साथ खुद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पंचायती राज व्यवस्था की तमाम व्यवस्थाएं अपने ऊपर लेकर और महात्मा गांधी नरेगा जो योजना है उसके अंदर कई हजारों लोगों को पंजीकृत किया है। उसमें एक नया क्लॉज जो केंद्र सरकार ने डाला था प्रवासी श्रमिकों के लिए, उसके अंतर्गत काफी अच्छे काम हुए। क्या कहेंगे पुरोहित जी? सही कह रहे हैं उमंग के, राज्य सरकार जो है इसके बारे में संवेदनशील रही है और जब भी जो है केंद्र के साथ उसकी जो वार्ता हुई है, बातचीत हुई है, संवाद हुआ है, तब भी केंद्र की तरफ से जो राज्य सरकार के जो पहल और जो प्रयास है उसकी सराहना हुई है। और लॉकडाउन के बाद में जब मजदूरों का जो है वापस अपनी घर वापसी हुई, उसके बाद में राज्य सरकार ने भी उनको कहाँ एडजस्ट करना है, काम दिलवाने की है, तो नरेगा है उनके लिए एक जो है ऐसा अवसर वो लेकर के उनके सामने आए कि कम से कम 200 दिन का जो है रोजगार की व्यवस्था तुरंत और तात्कालिक जो रिलीफ जिसको कहते हैं वो मिलते हैं, वो राज्य सरकार ने शुरू की और करीब 40 लाख से ज्यादा जो लोग हैं आज की तारीख में मनरेगा के तहत जो है काम कर रहे हैं। तो राज्य सरकार ने जो प्रवासी जो मजदूर वापस अपनी घर वापसी करके आए हैं उनको काम धंधे दिलाने के लिए जो प्रयास, दूसरा राज्य सरकार अपनी तरफ से ये भी प्रयास कर रही है कि जो स्किल्ड लेबर जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे उनमें जो खूबियां हैं, उनमें जो काबिलियत है, उनकी काबिलियत को यहाँ के स्थानीय जो इंडस्ट्रीज है उनमें एडजस्टमेंट करवाना, उनमें जॉब के जो अवसर उपलब्ध करवाना, इसकी दिशा में भी काम कर रहा है, ताकि ये जो वो अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ वो काम कर रहे थे वो अब चूंकि राजस्थान वापस आए थे, अपने घर आ गए हैं, तो आज पड़ोस में जहाँ जहाँ पे भी उनको उन इंडस्ट्रीज में काम की अगर सुविधा मिलती है, अवसर मिलता है, तो किस तरह से उनको समायोजित कर लिया जाए ताकि उनको रोजगार के अवसर भी मिल जाएगा। और अगर अनस्किल्ड है तो उनको स्किल्ड कर के उन जो ट्रेड्स में है उनको थोड़ा सा कौशल विकास करके उनको फैक्ट्रियों में काम धंधे और उपलब्ध करवाया जाए। ये जो सरकार है, गहलोत सरकार, इस दिशा में दो तरह से काम कर रही है। तो मनरेगा के द्वारा जो है डायरेक्ट उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। दूसरा कि जो बाहर से जो नौकरियां छोड़ के यहाँ पे आ गए उनको भी यहाँ की फैक्ट्रीज में, यहाँ के उद्योग धंधों में जहाँ उनके जैसी काबिलियत होती है उनके अनुसार उनको एडजस्टमेंट करने की, समायोजित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये सरकार का एक दायित्व है। सोशल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो ये एक सामाजिक दायित्व बन जाता है लोक कल्याणकारी सरकार का कि वह ऐसे लोग जो विस्थापित होकर के वापस अपनी अपनी जगहों पे आ रहे हैं, घरों की तरफ आ रहे हैं, उनका भी ध्यान रखे। तो सरकार इस दिशा में काम कर रही है
और अशोक गहलोत की यही जो कार्य प्रणाली है उसकी नरेंद्र मोदी ने भी काफी लगातार हर जगह पे जो उसको अप्रिशिएट किया है कि गहलोत सरकार है जो कोरोना वायरस से उपजे हालातों को निपटने में बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और ये भी एक काम का ही तरीका है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार के साधन, उनकी आर्थिक जो है क्या कहनी चाहिए मजबूती के लिए किस तरह। अब चूंकि ये मानसून आने वाला है तो कई ऐसे लोग होंगे इसमें से जो अपने घरों की तरफ आए हैं, उनके पास में खेती बाड़ी का भी काम है, तो 4-5 महीने जो है वो अपने खेतों में अपने परिवार के साथ जो है लग करके कामकाज करेंगे। तो आने वाला जो समय, जो मैं कई बार कहता हूँ कि दीपावली के बाद के जो समय होगा वो निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के लिए एक जो है एक लाइन खींच देगा कि ये लोग कृषि के क्षेत्र में काम करते हुए अपने घर परिवार के उद्योग धंधों को लेते हुए काम करें तो उनको मजदूरी भी मिलेगी और अच्छी फसल होने से जो है उनकी जो बिक्री होगी तो उनको पैसा भी मिलेगा। तो सब तरह से काम हो रहा है। एग्रोबेस इंडस्ट्रीज के बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है कि वो जो युवा जिनमें एबिलिटी है काम करने की और जो दूसरे राज्य में काम कर रहे थे उनको भी एग्रोबेस इंडस्ट्रीज को किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो अशोक गहलोत सरकार ने इस दिशा में भी काम किया है कि उनको बहुत कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवा दिया जाए ताकि जो नई फसल आए उस नई फसल को अपने खेतों में के जो है उनको रॉ मटेरियल से मिल जाएगा और उसको नए रूप में साथ लगा करके बाजार उपलब्ध करवाना। तो ये सारी चीजें जो है वो की जा रही है। और जहां तक वो प्रवासी मजदूरों का सवाल है, नरेगा के साथ साथ जो अन्य जो फ्रंट में भी काम हो रहा है तो राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है, उसका एप्रिसिएशन मिला है। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा और तमाम राज्य सरकारें इस प्रवासी मजदूरों वाले मामले पर काम कर रही हैं और शायद इसीलिए उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही सख्त लहजे में कहा है कि प्रवासी श्रमिकों की समस्या अब खत्म होनी चाहिए क्योंकि अब बहुत हो गया, इस पर राजनीति बहुत हो गई और कई प्रवासी जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, बीच रास्ते में ही जिन्होंने दम तोड़ दिया, बोला अब ये सारे की सारी चीजें अब रुकनी चाहिए और जिंदगी इनकी भी अब वापस पटरी पर लौटनी चाहिए। और हर राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा, 15 दिन के भीतर जवाब दाखिल करना होगा कि इनके मामलों में सरकारों ने अभी तक क्या किया है और आगे क्या करने जा रही है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और देखने वाली बात यह होगी कि अब 15 दिन के भीतर सभी राज्य सरकारों ने जो कि सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है, क्या कुछ जवाब वो दाखिल करती हैं और आखिर क्या 15 दिन के भीतर प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों की जो समस्या है अपने गृह राज्य में लौटने के बाद और अभी भी जो रास्ते में वो 15 दिन में समाप्त होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।